नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और रिपोर्टर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह और रिपोर्टर लाइव में बात करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के बारे में, जहां वो विदेश दौरे से लौटे और बताएं कि नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे से लौट आए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। नरेंद्र मोदी आज अपने 2 दिवसीय रूस और ऑस्ट्रिया यात्रा के बाद भारत वापस आ चुके हैं। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में खास रहा। उन्होंने अपने इस यात्रा के दौरान रूस और ऑस्ट्रिया में रह रहे भारतीय प्रवासियों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन के माध्यम से पीएम मोदी ने एक बार फिर संदेश दिया कि भारत ने इस दुनिया को युद्ध नहीं बोध दिया है। पीएम मोदी ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। आपको बता दें, उन्होंने अपने वापसी की जानकारी खुद सोशल मीडिया के माध्यम से दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक यात्रा रही। रूस ऑस्ट्रिया दोनों देशों के साथ भारत की यात्रा में दोस्ती बढ़ी है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रिया यात्रा ऐतिहासिक और अत्यधिक उपयोगी रही। भारत का दोनों देशों के बीच मित्रता में नया जोश जुड़ा है। उन्होंने कहा कि मुझे वियना में विविध कार्यक्रमों में भाग लेने का हिस्सा भी मिला। साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रिया सरकार और लोगों को उनके आतिथ्य और स्नेह के लिए धन्यवाद भी दिया। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। 23 जुलाई को देश का बजट पेश होने वाला है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने कई अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थशास्त्री और निर्मला सीतारमण से बात की, जो कि लगातार जिस तरह से आने वाले समय में जो बजट होना है, जो 22 तारीख से सदन चलना है, उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक की है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के बातचीत की है, क्योंकि 1947 तक यानी कि 2047 तक देश को विकसित देश कैसे बनाया जाएगा, उसको लेकर भी चर्चाएं की गई थी। बता दें, लगातार जिस तरह से इस बजट में बात की गई, शास्त्रों से बात की गई है, जो फाइनेंस मिनिस्टर उनसे बात की गई लगातार कि गरीब और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको किस तरह से उभारा जाए और उनको कैसे बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं जो अर्थशास्त्र है उनका कहना है कि जिस तरह से हम एक रणनीति बना रहे हैं और 2047 तक जो भारत के विकसित देश बनाने की बात कर रहे हैं, उसके लेकर रूपरेखा जो है वो पूरी तरह से तैयार की जा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो बजट पेश होगा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 पॉइंट के साथ जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, इसके अंदर किस तरह से बजट पेश किया जाएगा और किस तरह से देश को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि इससे पहले ही जो देश के राष्ट्रपति मुर्मू हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि इस जो कार्यकाल के अंदर है, जो देश का जो काम होगा, जो विकास की जो गति होगी, वो तेज की जा सकती है इस बार। यानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए कोई बड़ा काम करने की तैयारी में है, यानी कि अर्थव्यवस्था 2047 तक पहुँचाने के लिए पूरी तरह से रोड मैप तैयार कर दिया गया है। अजय चौहान। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के चलते एग्जाम रद्द कर दोबारा कराने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई टाल दी है। शीर्ष अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई 2024 को करेगी। अदालत ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे कई याचिकाकर्ताओं को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामे पर अपने जवाब दाखिल करने का समय दिया था। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB परिंदावाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने गुरुवार को कहा कि मामले में कुछ पक्षकारों को और केंद्र एनटीए द्वारा दायर हलफनामे नहीं मिले हैं और उन्हें बहस से पहले अपने जवाब तैयार करने की जरूरत है। एनटीए सरकार और सीबीआई ने माना है कि पेपर लीक हुआ है, इसलिए 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। एक दिन पहले बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। सीएम योगी ने आज बाढ़ प्रभावित श्रावस्ती और बलरामपुर का दौरा किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कृष्णा मिश्रा।
20 से ज़्यादा जिले इस समय बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पीलीभीत का दौरा किया था, जहां पे उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया और जो है पीलीभीत के डीएम को भी निर्देश किया गया कि जिस तरीके से जो है बाढ़ की चपेट में पूरा जिला आ गया है तो उसमें पूरी तरीके से कार्रवाई की जाए। एनडीआरएफ की टीम भी लगी है, जिला प्रशासन के द्वारा खाद्यान्न सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज श्रावस्ती और बलरामपुर भी पहुंचे हैं और श्रावस्ती में उन्होंने जो बाढ़ से रेस्क्यू किए गए 11 लोग हैं उनसे मुलाकात की है। उनसे मुलाकात करके उनसे बातचीत किया गया कि किस तरीके से आपको जो है किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं, लगभग 600 से अधिक गांव हैं उत्तर प्रदेश के जो इस समय बाढ़ की चपेट में है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे जो गांव हैं उनको जो उनमें पूरी तरीके से सुरक्षा बरती जाए। एनडीआरएफ की टीम भी लगातार काम कर रही है, वहां के जिला प्रशासन भी, जिलाधिकारी भी लगातार उन क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती और बलरामपुर के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं वहां पर सरकार के द्वारा कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है और जनता को पूरी राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ कृष्णा मोहन मिश्रा, इंडिया वॉइस टीवी। जहां लखनऊ में सीएम आवास के बाहर 2018 के जेई ने प्रदर्शन किया, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कृष्णा मिश्रा। सेवा चयन आयोग द्वारा 2028 में जेई की परीक्षा कराई गई। 2018 से लेकर 2024 तक का समय बीत गया। 6 साल बीतने के बाद भी बच्चे जो है परिणाम के लिए तरस रहे हैं। बच्चों का साफ तौर पर कहना है, जो अभ्यर्थी हैं जो है जिन्होंने एग्जाम दिया था वो कह रहे हैं कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अभ्यर्थियों ने जो है बुधवार को पिकअप भवन में भी प्रदर्शन किया था। पिकअप भवन में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का दफ्तर है, वहां पर जब प्रदर्शन किया वहां से कोई बात नहीं बनी तो जो है अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर दिया। मुख्यमंत्री आवास पर जो है प्रदर्शन कर रहे थे तो कुछ उनमें से जो है 5 बच्चों को जो है पुलिस ने एक टीम बनाकर 5 बच्चों को जो मुख्यमंत्री आवास के जो कर्मचारी हैं उनके पास ले गई और उनसे बातचीत करवाया। तो बच्चों का साफ तौर पर कहना था कि जो हमारी मुलाकात जून में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई थी और जून में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 1 महीने के भीतर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जून के पहले सप्ताह से लेकर और जुलाई का पहला सप्ताह बीत रहा है, अभी तक कोई परिणाम घोषित नहीं हुआ है। तो इसको लेकर जो अभ्यर्थी थे आज वो मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन के दौरान जो है अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके इको गार्डन भेज दिया है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि एक टीम बनाकर 5 बच्चों को मुख्यमंत्री जो है आवास के अधिकारियों से भी मिलवाया गया है और मुख्यमंत्री आवास के अधिकारियों ने साफ तौर पर जो है ये आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री जी शहर में नहीं है, उनके आने पर आपकी जो है समस्याएं उनके सामने रखे जाएंगी और जल्द से जल्द आपके जो है परिणाम घोषित कर जो है मुख्यमंत्री जी उस पर विचार करेंगे और आयोग से बातचीत करके जल्द से जल्द परिणाम घोषित कराएंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ कृष्णा मोहन मिश्रा, इंडिया वॉइस। आने वाले 15 जुलाई को देहरादून में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही। बैठक में क्या कुछ खास हो सकता है, विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति 14-15 जुलाई को होने जा रही है। देहरादून में होने वाली इस प्रदेश कार्य समिति में बीजेपी आगामी रोड मैप तैयार करने जाएगी, अपनी रणनीति का, संगठन के कार्यक्रमों का और आगामी चुनावों को लेकर इस पूरी रणनीति पर विचार विमर्श प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी भूषण कुमार गौतम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश के सभी सांसद और मंत्री और विधायक के साथ साथ मोर्चों के जो पदाधिकारी वो भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक कर रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों के लिए अपनी कमर कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी का संगठन चाहता है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में विजय हासिल हुई है, उससे पहले विधानसभा चुनाव में विजय हासिल हुई, वो जीत का सिलसिला आगे निरंतर जारी रहे। उसके लिए जरूरी है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की जो रणनीतियां बनी है उस पर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके और पदाधिकारी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस निकाय चुनाव के लिए तैयार रह सके। ये कह सकते हैं कि लगातार चुनावी तैयारी में बीजेपी अपने आप को झोंके हुए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करे ताकि जीत हासिल हो सके। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने बेदीराम को सपा का आदमी बताया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में सुर्खियों में आए सुभाषपा विधायक बेदीराम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पेपर लीक मामले में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में कोर्ट ने सुभाषपा विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे समेत 18 आरोपियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। सुभाषपा विधायक बेदीराम के इस कृत्य से पल्ला झाड़ते हुए
सुभाषपा अध्यक्ष यानी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला भी बोल दिया है। बता दें कि सुभाषपा विधायक बेदी राम इन दिनों सुर्खियों में चल रहे हैं। बीते दिनों उनका पेपर लीक संबंधित कई वीडियो वायरल हुआ। इस दौरान बेदी राम के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी योगी सरकार से तेज हो गई थी। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश को बेदी राम मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सफाई भी देनी पड़ी थी। लेकिन वर्ष 2006 में पेपर लीक मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में कई पेशियों से बेदी राम और उनके सहयोगी पेशी पर हाजिर नहीं हो रहे थे। राजधानी लखनऊ की गैंगस्टर कोर्ट में सुभाषपा विधायक बेदी राम, निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे समेत 18 आरोपियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। साथ ही साथ जज ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 26 जुलाई को कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दे दिया है। बता दें कि सुभाषपा विधायक बेदी राम पर यूपी, राजस्थान समेत कई प्रदेशों में पेपर लीक के कई मुकदमे दर्ज हैं और बेदी राम जेल भी जा चुके हैं। हालांकि जब बेदी राम का वीडियो वायरल हुआ और उसके ठीक बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भी एक बड़बोला बयान वायरल हुआ था, जिसमें वह बेदी राम को बेरोजगारों का मसीहा भी बता रहे थे। फिलहाल अब जिस तरह से बेदी राम के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, इससे अब सियासत भी तेज हो चली है। अपने आप को गिरता देख सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बेदी राम के कृत्यों से पल्ला झाड़ लिया है। ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है कि बेदी राम समाजवादी पार्टी के आदमी थे। ज़्यादातर विधायक सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कहने पर ही उन्होंने अपनी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ाया था। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर अपने बड़बोले बयान और पाला बदलने के धुरंधर राजनीतिक खिलाड़ी माने जाते हैं। उनके इस बयान को लेकर भी अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। सहयोगी इसरात के साथ आसिफ बेग, वॉइस लखनऊ। सावन के दौरान कांवड़ियों के लिए सुगम व्यवस्था की तैयारी में वाराणसी प्रशासन जुट गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र। में काशी विश्वनाथ मंदिर में आगामी सावन के मद्देनजर काफ़ी भीड़ नजर आती है। कांवड़ियों का लंबा रेला भी वाराणसी में काशी में दिखाई देता है, जिसको लेकर के काशी में आगामी सावन माह के विशेष पर्व पर काशी में श्रद्धालुओं की विशेष व्यवस्था के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के साथ ही जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर सुगम व्यवस्था के साथ ही रोडों को मरम्मत करने का कवायद शुरू कर दिया है, जिसके तहत जिलाधिकारी वाराणसी ने आज मातहतों को आदेश दिया है कि लगातार सावन माह के मद्देनजर हर व्यवस्थाओं को सुलभ किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं के आगामी समय में व्यवस्था सुचारू हो सके और किसी भी तरह की समस्या सावन माह में श्रद्धालुओं को न आ सके। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया। देवभूमि उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार हैं, जिसे लेकर मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे प्रदेश भर में येलो अलर्ट इस दौरान देखा जा सकता है और ज्यादातर जगहों पर भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। ऐसे में जनता को और सावधानियां बरतनी होंगी। खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में जिस प्रकार से लैंडस्लाइड हो रहे हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सावधानी यहाँ पर बरतनी होगी। साथ ही कुमाऊं क्षेत्र में भी जिस प्रकार से बारिश पिछले दिनों यहाँ पर देखने को मिली है, तो लोगों को और एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। ऐसे में मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, उस पूर्वानुमान को देखते हुए अब जिला प्रशासन और प्रशासन भी अपने आप में सतर्क नजर आ रहा है। यानी ऐसी सभी संभावित जगहों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो पुलिस फोर्स है वो वहां पर तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार से जनता को बारिश से नुकसान ना हो। ये कहा जा सकता है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद पूरे प्रदेश भर में प्रशासन और सरकार ने दोनों तरफ से अपने शक्ति बरतने शुरू कर दिया और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया, ताकि जनता को किसी भी प्रकार से असुविधा का सामना न करना पड़े।
अब ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिन और उत्तराखंड के लिए इसी वजह से भारी गुजरने जा रहे हैं। के साथ अभय कंटवा, इंडिया वाइज। उत्तर प्रदेश में डिजिटल अटेंडेंस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। उत्तर प्रदेश में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर सख्ती नजर आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस को लेकर सख्त रवैया अपनाते हुए सभी को डिजिटल अटेंडेंस के निर्देश शिक्षकों को निर्देश दिए गए। वहीं डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षक विरोध में नजर आ रहे हैं। वहीं सूत्रों की मानी जाए तो डिजिटल अटेंडेंस को लेकर जो उन्नाव के बीएसए हैं, उन्होंने साफ तौर से शिक्षकों को निर्देश दिए हैं, जो भी इस आदेशों की अवहेलना करता है, जो भी इस आदेश को नहीं मानता है, वो विभागीय आदेशों की अवहेलना माना जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार अलग अलग शिक्षकों के संगठन इस मामले में विरोध कर रहे हैं। और आपको बता दें, उस पूरे मामले में 15 जुलाई को जो सारे जो शिक्षक हैं, उत्तर प्रदेश भर के जो शिक्षक हैं, वो आपस में एकजुट होकर 15 जुलाई को इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और विरोध प्रदर्शन करने के साथ साथ इस मामले में ज्ञापन भी सरकार को सौंपेंगे। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइज। चंदौली में बरपा आकाशीय बिजली का कहर, जिससे जिले के कई घरों के चिराग बुझ गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पवन पांडे। चंदौली में कुदरत का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि जिले के अलग अलग स्थानों पे 6 लोगों की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप जैसी स्थिति बनी रही। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा बार बार लोगों से ये अपील की जा रही है कि अगर मौसम खराब होने पे अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, खिड़की दरवाजे बंद करें और साथ ही वृक्षों के नीचे न रहें। वहीं मोबाइल को बंद करने की भी बात कही जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस घटना के बाद एडीएम चंदौली ने 6 लोगों की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मृत्यु होने की पुष्टि की है। पवन पांडे, इंडिया वाइज, चंदौली। कुकरेल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के विकास के लिए अब अकबर नगर में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। प्राधिकरण की अकबर नगर के बाद एक बड़ी कार्रवाई फिर से देखने को मिलेगी। आपको बता दें, विकास प्राधिकरण द्वारा जो भी गोमती नदी तट से 50 मीटर के दायरे में जो मकानात आते हैं, उनको लगातार चेतावनी के साथ साथ नोटिस देना जारी किया जा रहा है। आपको बता दें कि अबरार नगर, रहीम नगर, पंत नगर जैसे अन्य नदी से सटे हुए जो इलाके हैं, उनके जो 50 मीटर के दायरे में जो मकानात आ रहे हैं, उनको एलडीए विकास प्राधिकरण की टीम व नगर निगम की टीम व सिंचाई विभाग की टीम द्वारा उन मकानात को चिन्हित किया जा रहा है। उन चिन्हित करके उन सभी मकान मालिकों को नोटिस भी दिया जा रहा है मकान खाली करने का। वहीं साफ तौर से जो एलडीए विकास प्राधिकरण का कहना है कि जो नदी के तट से 50 मीटर के दायरे में जो भी मकानात आते हैं, उन सभी को नोटिस देने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइज। हाथरस भगदड़ के पीड़ित परिवारों को सपा 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। हाथरस हादसे के पीड़ितों की मदद के लिए समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के नेता हाथरस पीड़ितों को 1-1 लाख रुपए की मदद देंगे, जिसका ऐलान समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कर दिया है। बता दें कि बीते दिनों हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ मच गई थी, जिसमें 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इस मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दिलाते हुए घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था का निर्देश दिया था। बदायूं में एंटी करप्शन ब्यूरो शिकायत के बाद एक्शन में आई और रिश्वत लेते एक दरोगा जी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार। एंटी करप्शन की लगातार छापेमारी में बदायूं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एंटी करप्शन टीम की छठी छापेमारी है, जिसमें आज बदायूं जनपद के जरीफनगर थाना के दानपुर चौकी इंचार्ज को 10,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। वहीं एंटी करप्शन टीम ने पकड़ने के बाद मुजरिया थाने ले गई है, जहां अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है एक पीड़ित के जांच के नाम पर 10,000 रुपए दरोगा मांग रहा था, जिसको लेकर के पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से संपर्क कर आज उसे गिरफ्तार कराया है। वहीं इसके गिरफ्तारी के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार बदायूं जनपद में 2 दरोगा, 1 सिपाही एंटी करप्शन टीम में पकड़े जा चुके हैं और पिछले हफ्ते ही दातागंज तहसील के टोंक के हमीरपुर में ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और वहां धरना प्रदर्शन भी किया। खबर को विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता कजोड़ गुज्जर। पानी की निकासी को मांग को लेकर आज गांव हमीरपुर के ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर का दरवाजा खटखटाया है। लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। लोग जब ज्ञापन देने पहुंचे तो कलेक्ट्रेट का दरवाजा बंद था और 5 लोगों की अंदर आने की मांग की गई, जिसके बाद ग्रामीण बाहर बैठ गए और तेज धूप में जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदर्शन कर पूर्व सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दिनों उनकी जो बांध है हमीर सागर, उसकी पाल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अलीगढ़ के अकराबाद स्वास्थ्य केंद्र में कुत्ते घूमते नजर आए, जिसके बाद प्रशासन ने मामले में एक्शन शुरू कर दिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। स्वास्थ्य केंद्र में कुत्तों का जमावड़ा और घायलों का इलाज न मिलने की शिकायत पर सीएमओ नीरज त्यागी के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला अकराबाद इलाके के स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां अस्पताल परिसर में डॉक्टरों की उपलब्धि न होने के कारण कुत्तों का झुंड देखने को मिला, जिसके उपरांत घायल मरीज के तीमारदारों के द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करके शिकायत की गई और उनके द्वारा कहा गया कि घायल को उपचार तो नहीं मिला क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर नदारत दिखे, तो वहीं अस्पताल के अंदर कुत्तों का जमावड़ा जरूर दिखाई दिया। इस खबर के बाद सीएमओ नीरज त्यागी के द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा स्वयं उसका निरीक्षण किया गया। रुड़की में पुलिस की कार्यशैली पर बसपा प्रत्याशी उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी ने सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। दिन पहले मंगलौर विधानसभा सीट में जिस तरह से चुनाव हुआ, हालांकि पूरा दिन राजनीतिक, अगर हम बात करें राजनीतिक तौर पर, तो कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल पूरा मामला रहा, जहां सुबह दंगों के बाद कांग्रेस के जो आला नेता थे वो मंगलौर में कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करते हुए और धरना प्रदर्शन करते हुए पूरे दिन दिखाई दिए। उनका हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मायावती ने आईएनएलडी के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। इसके साथ ही आकाश आनंद ने अपने तरफ से नए मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम का ऐलान भी कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बीएस गुलियानी। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक पार्टियों में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। इसी के चलते आज इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा पार्टी में विधानसभा चुनावों को लड़ने को लेकर गठबंधन हो गया है। इस गठबंधन के तहत इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बसपा 37 सीटों पर हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। धन्यवाद।